Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our channel Destiny Commerce Academy. So आज का टॉपिक हम करते हैं, मार्केटिंग का ही टॉपिक रहेगा आपका वैल्यू डिलीवर प्रोसेस। वैल्यू डिलीवर प्रोसेस के स्टेप क्या क्या होते हैं, उन स्टेप के बारे में देखिए हम जानते हैं। यहाँ पे वैल्यू डिलीवर के जो प्रोसेस दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं आपको वैल्यू सिलेक्शन, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू कम्युनिकेशन, वैल्यू डिलीवर, वैल्यू कैप्चरिंग एंड वैल्यू इन्हांसमेंट। आपको यहाँ पे जो ये 6 स्टेप आपको दिए हुए हैं, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि वैल्यू डिलीवर प्रोसेस क्या होती है, आपकी मिक्सअप ऑफ द अपस्ट्रीम एक्टिविटी एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि अपस्ट्रीम एक्टिविटी कौन सी होती है और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी कौन सी होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया भी है। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, अगर उनको नहीं पता तो वो देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। वैल्यू डिलीवर के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं और आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं अपस्ट्रीम एक्टिविटी की। अपस्ट्रीम एक्टिविटी वो होती है जो हम लेते हैं बिफोर द प्रोडक्ट। क्या होती है? बिफोर द प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल वैल्यू सिलेक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन जो होगी वो आपकी बिफोर द प्रोडक्ट होगी, जिसको हम अपस्ट्रीम एक्टिविटी बोलते हैं। और अगर हम डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी की बात करते हैं, दैट इज आफ्टर द प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल वैल्यू डिलीवर, वैल्यू कम्युनिकेशन एंड वैल्यू इन्हांसमेंट। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका मार्केटिंग के अंदर। क्वेश्चंस के पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, प्रीवियस पेपर के अंदर भी पूछा गया है मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। तो मार्केटिंग मायोपिया की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोकस करते हैं ना, फोकस ऑन प्रोडक्ट ओनली नोट एनी चेंज। कोई भी चेंज नहीं करते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर, ओनली ये प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। कॉइन्ड बाय द प्रोफेसर थियोडोर लीविट के द्वारा दिया गया है ये कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट है इसका परसेप्शन होता है शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब है ये दूर की नहीं देखते हैं, सिर्फ जो अगर इनका प्रोडक्ट चल रहा है तो वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। लाइक आप नोकिया का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी को एड ऑन नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया। जो फ़ोन वो बनाते थे वही फ़ोन वो बनाते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो गई। तो ये होता है आपका मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है फिर हमारा मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल की अगर बात करते हैं तो जो चैनल कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो सारे जो चैनल्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। दी चैनल आर इंटरडिपेंडेंट और ईच अदर। ये जो चैनल होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ से डेफिनेशन की बात करेंगे। फिर देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या दी है? मार्केटिंग चैनल कैन डिफाइन एंड सेट ऑफ पीपल एक्टिविटी इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? जो बीच में जो परफॉर्म करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उसको इंटरमीडिएटरीज बोला गया है। उनका आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओनरशिप जब आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर या जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग से जब आप एंड कस्टमर तक पहुँचा रहे हो सामान को, तो वो होता है आपका मार्केटिंग चैनल के थ्रू आप पहुंचाते हो, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग चैनल को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोलते हैं। अभी बेसिकली आपके 4 टाइप के मार्केटिंग चैनल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अ मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो जहाँ पर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट की और डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं। नंबर 2 मैन्युफैक्चर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सबसे पहले मैन्युफैक्चर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में यही एक्सप्लेनेशन किया गया है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है फिर आपका मैन्युफैक्चर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। यहाँ पे होलसेलर आ गया आपका। देन 4th पे आ जाता है मैन्युफैक्चर आ जाता है, देन एजेंट, देन होलसेलर, देन रिटेलर। अब ये बातें तो पता है ना कि एजेंट कौन होता है? जो सामान को लेता है बल्क में, फिर उससे वो बल्क में लेगा होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर लेता है कुछ क्वांटिटी में और फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर को सामान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल। क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी मार्केटिंग चैनल की? तो हमारा मार्केटिंग चैनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किस तरीके से? लाइक मान लीजिए कि जो मार्केटिंग चैनल में मिडल मैन का हम यूज़ कर रहे हैं। अब जो मिडल मैन है वो मैन्युफैक्चर से भी मिलता है और एंड कंज्यूमर से भी मिलता है अल्टीमेटली। लाइक ये मैन्युफैक्चर हो गया, देन होलसेलर, देन रिटेलर,
देन कंज्यूमर। ओके, अब कंज्यूमर को किस प्रोडक्ट की नीड है ये कौन बताएगा, ये किसको बताएगा, रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो जो मार्केटिंग चैनल है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा, टेस्ट, प्रेफरेंस, एंट्री ऑफ न्यू मैन्युफैक्चर इन द मार्केट, शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस। प्राइस की स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, ये आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मिडिल मैन के थ्रू मेंटेन रखती है प्राइस स्टेबिलिटी। कैसे रहती है, The main motive behind the strategy to have strong foothold in the market due to competition from other middleman in the market। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अगर आपको मार्केट शेयर आपका ज़्यादा करना है तो आपको प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी रखनी होगी। जो भी आपके कंपटीटर हैं उनके कंपैरिजन में आपको प्राइस की स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिडिल मैन के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। प्रमोशन करने के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा, अनदर एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस मार्केटिंग चैनल इज मिडल मैन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द प्रमोटिंग द गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि जो मैन्युफैक्चर की जो गुड्स होती है उसका प्रमोशन करने के लिए, प्लानिंग डिजाइनिंग करने के लिए भी जो मिडल मैन होते हैं ना वो भी प्रमोशन करते हैं। क्योंकि देखिए जब प्रोडक्ट सेल होगा तभी सभी को फायदा है ना, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी, कस्टमर को भी तभी फायदा जब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, तो उसके प्रमोशन की भी नीड होगी। तो प्रमोशन में भी हेल्पफुल रहते हैं मिडल मैन्स। नेक्स्ट देखिए फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फोर्थ पॉइंट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मिडल मैन एंड द एजेंट are at the sale field daily basis and have a throughout knowledge about marketing dynamics and consumer preference। यानी कस्टमर की प्रेफरेंस के बारे में पता होता है उनको। मैन्युफैक्चरर जो है वो पूछता है, सजेशन लेता है मिडिल मैन से कि कितना प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, कि आपके जो कस्टमर है वो कितने प्राइस को प्रेफरेंस दे रही हैं, किस टाइप के क्या फीचर्स चाहते हैं उस प्राइसिंग के अंदर। तो ये सारी बातें जो इंफॉर्मेशन है वो इनटेक की जाती है और यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं मार्केटिंग चैनल। मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसको मैचअप करने के लिए भी ज़रूरी होता है। दोनों को मैचअप किया जाता है, डिमांड और सप्लाई कितनी है। देन कंक्लूजन के अंदर आएगा लार्ज मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। द मैन्युफैक्चर रिक्वायर द वेल अलाइन एंड प्रॉपरली प्लानिंग मार्केटिंग चैनल। जो लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म होती है उनको ज़रूरी होती है कि वो प्लान्ड मार्केटिंग चैनल्स को अडॉप्ट करे एंड प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुँचाए। नेक्स्ट हम करते हैं फिर मार्केट सेगमेंटेशन का हम कंसेप्ट करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर क्या बताया गया है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है मोस्ट इफेक्टिव टूल है मार्केटर्स का, जिसके अंदर जो आपके सिमिलर जो नेचर की जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर ग्रुप सिमिलर कंज्यूमर टू टारगेट अ स्पेसिफिक ऑडियंस इन आ कोस्ट इफेक्टिव मैनर्स। यानी कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है ना वो यूज़ किया जाता है जैसे कि आपके सिमिलर जो प्रोडक्ट होंगे उनको एक जगह पे रख देना, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है सेगमेंटेशन, यानी कि अलग अलग सेगमेंट बना देना, कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम ना हो और जो आपका जो सेलर है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो आपके मार्केट सेगमेंटेशन है ना ये अलग अलग डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं, वो भी हम सब पढ़ेंगे। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन इज प्रोसेस डिवाइडिंग द मार्केट पोटेंशियल कस्टमर इनटू डिफरेंट ग्रुप। यानी कि जो आपके पोटेंशियल जो कस्टमर है मार्केट के अंदर को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप में एंड सेगमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक, उन्हीं के करेक्टरिस्टिक पे के बेसिस पर। The mainly reason why market segmentation is done, one of the major reason market is because they are create custom marketing mix of each segment and cater them accordingly। तो जो सेगमेंट अलग अलग बना दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी शॉप है, अगर आप उस पर चले जाते हो, वुमेन की शॉप है, लेडीज़ की शॉप है, तो वहाँ पर अलग अलग मिलेंगे आपको, टॉप अलग मिलेंगे, कुर्तीज़ अलग मिलेगी और आपको सूट, आपको पूरा कंप्लीट अगर आपको सूट परचेज करना है तो वो आपको अलग से मिलेगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं, आप जैसे डिमांड करोगे वैसा ही प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने होगा। नेक्स्ट देखिए फिर बेसिस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए किस किस बेसिस पर सेगमेंटेशन किया जाता है या किस किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। डिवाइडिंग अ ग्रुप इनटू सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप हो गया एक, जैसे कि मेल फीमेल एक दोनों ग्रुप हो गए ना, फिर ग्रुप को भी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। किस किस बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, मोस्टली जेंडर के बेसिस पे होता है। लाइक मान लीजिए कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग, ज्वेलरी इंडस्ट्री एटसेट्रा, तो यहाँ पे मेल फीमेल के बेसिस पर आ जाएगा, उनके इंटरेस्ट नीड के अकॉर्डिंग। देन
देन नेक्स्ट है आपका एज ग्रुप। एज ग्रुप के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज। लाइक अगर मान लीजिए सपोज कीजिए स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नीड वांट्स अलग होती है, कॉलेज में आते हो तो आप अलग होती है, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी सेगमेंटेशन किया जाता है। इनकम ग्रुप, इनकम के बेसिस पर भी लाइक परचेसिंग पावर क्या है टारगेट ऑडियंस की, इट ऑल्सो सी ऑफ द की फैक्टर ऑफ डिसाइडिंग वेदर मार्केट द प्रोडक्ट एज नीड वांट और अ लग्जरी। अब आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हो, कैसे सेगमेंटेशन के अंदर जाओगे तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो है वो इनकम कितनी है। इनकम भी अफेक्ट करती है, जैसे कि हाई इनकम ग्रुप, मिड इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द इनकम हम हमारी जो परचेसिंग पावर है वो होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। देन प्लेस क्या होगी, प्लेस वियर द टारगेट ऑडियंस लिव, जहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस है आपकी वो रहती है, अफेक्ट होती है, बाइंडिंग डिसीजन अफेक्ट करती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है। ऑक्यूपिकेशन का मतलब है लोग वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। जस्ट लाइक इनकम इन्फ्लुएंस द परचेजिंग डिसीजन, ऐसी इनकम हो जिससे परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर माइट बी अ लग्जरी फॉर अ गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय तो वो लग्जरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि ऑक्यूपिकेशन के अंदर कि काम क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी सेगमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस, आप यूज़ कितना करते हो उस प्रोडक्ट को, हैवी यूज़र्स हो, मीडियम यूज़र हो, लाइट यूज़र हो। देन लाइफस्टाइल आएगा आपका, देखिए लाइफस्टाइल के अंदर हम पढ़ते हैं लाइफस्टाइल अनदर फिजिकल फैक्टर मार्केटर्स ऑल्सो सेगमेंट द मार्केट बेसिस ऑन द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड हो जाता है मैरिटल स्टेटस है, इंटरेस्ट, हॉबीज, रिलीजन, वैल्यू एंड अदर साइकोग्राफिक फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के डिसीजन को। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कितने टाइप के आपके मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रखा है। नंबर 1 आता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कैसे होगा, जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफी। एंड मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर एज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, यानी कि वो जो सेगमेंटेशन होगा वो डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन मे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, आपका डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे दे रखा है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, अकॉर्डिंग टू द एरियाज के अकॉर्डिंग जब आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप बोल सकते हो कि सेगमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप एग्जाम्पल को भी रीड आउट कर सकते हो, कोई इतना टिपिकल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किन बेसिस पर डिवाइड होगा, डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो डिवाइड किया जाता है, मार्केट को डिवाइड किया जाएगा आपका एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, इनकम, रिलीजन, रेस, ऑक्यूपिकेशन एंड नेशनलिटी एटसेट्रा। इन बेसिस पर जब आप डिवाइड करते हो तो ये सेगमेंटेशन होता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन के अंदर ऑडियंस का बिहेवियर कैसा है, यूजेस, प्रेफरेंस, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि किस तरीके से बिहेवियर के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर का बेसिकली बिहेवियर क्या है, कैसा बिहेवियर है, कैसे वो जो डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो आता है आपका बिहेवियर के अंदर। लाइक यहाँ पे आएगा दे नो अबाउट द प्रोडक्ट, वो क्या जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में या नहीं जानते। एक्स यूजर है, एक्स यूजर का मतलब है जो पहले से जो यूज़ कर चुके हैं, वो पोटेंशियल यूज़र जो यूज़ करने वाले हैं वो उनका बिहेवियर जो आगे करने वाले हैं, पोटेंशियल है जो करंट यूजर्स के अंदर आएगा जो अभी करंटली यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूजर जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आता है बिहेवियर के बेसिस पर इन्होंने सेगमेंटेशन डिवाइड कर रखा है कि बिहेवियर के बेसिस पर किस तरीके से सेगमेंट बन सकता है। Like people are labeled as brand loyal, brand neutral, competitor loyal. They are also labeled according to their uses. जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्समैन जो है वो प्रेफर करता है एनर्जी ड्रिंक को, हैवी यूजर्स होते हैं स्पोर्ट्समैन, नॉट सो स्पोर्ट्समैन मैनी बाय इट बिकॉज इट लाइक अ टेस्ट। लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ लोग टेस्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, तो वो तो लाइट और मीडियम यूजर्स हो गए, बट जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो एनर्जी ड्रिंक को हैवी यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड द ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड। वो होती है आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा क्या क्या आएगा, पर्सनैलिटी आएगी, लाइफस्टाइल आएगा एंड एटीट्यूड आएगा। तो बेसिकली अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी आपका कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड इंक्लूड हैबिट, ट्रेट्स, एटीट्यूड, टेम्परामेंट एटसेट्रा। यानी कि बेसिकली अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। वो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लगा सकते हो, हैबिट्स लगा सकते हो, ट्रेड्स, एटीट्यूड आप लगा सकते हो, उसके बेसिस पर अलग अलग होती है हर किसी की पर्सनैलिटी। और लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो कैसा जीवन जी रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है, कैसे, तो वो आ जाएगा आपका लाइफस्टाइल के अंदर। और पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल है वो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को। हैबिट्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपके बाइंग बिहेवियर को कि आप क्या चीज़ें जो है वो परचेज करते हो। देखिए, अ पर्सन हैविंग लेविश लाइफस्टाइल में कंसीडर हैविंग एयर कंडीशनर इन एवरी रूम एज अ नीड। यानी कि कोई पर्सन है जिसको एयर कंडीशनर हर रूम में चाहिए, जबकि कोई पर्सन सेम सिटी में रह रहा है बट हैविंग अ कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल में कंसीडर एज अ लग्जरी। यानी कि कोई कुछ ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आएगा आपका नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंट। नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस टाइप का नेचर होता है मार्केट सेगमेंट का। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो कंसीडर कर लेना आप लोग भी, अच्छे से पढ़ना टॉपिक को। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप जब सेगमेंटेशन बनाते हो ना तो होमोजेनियस बनाते हो। तो आपके गुड अगर बात करते हैं, एक अच्छी सेगमेंट जो मार्केट सेगमेंट होती है वो ऑलवेज एक्सटर्नली तो आपकी हेट्रोजीनियस होगी और आपकी इंटरनली होमोजीनियस होगी। समझ में आई ना ये बात? यानी कि एक्सटर्नल अगर आप देखते हो तो वो हेट्रोजीनियस होगी, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अलग अलग सेगमेंटेशन है। और इंटरनली क्या होती है, इसके अंदर क्या होंगे, वो होमोजीनियस होगी। मेन यही डिफरेंस है, यही पेपर के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर का किस तरीके से एनालिसिस करते हैं हम, कस्टमर एनालिसिस आएगा। कस्टमर लाइफ साइकिल आर विजिबल। सबसे पहले आता है, देखिए मैं समझा देती हूँ यहाँ से आपको, वन बाय वन एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। नंबर 1 आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के अंदर आएगा ऑल दोज इंडिविजुअल हु नॉट येट बोट द फर्म प्रोडक्ट और ब्रांड। यानी कि यहाँ पर वो इंडिविजुअल आएगा जिसने अभी तक प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, या फिर वो उसके सामने प्रोस्पेक्ट किया जा रहा है, उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है प्रोडक्ट को, वो अवेयर नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। Two major issue that firm need to address at this stage: awareness of customer regarding firm market offers। यानी कि मार्केट के अंदर क्या क्या ऑफर्स आए हुए हैं वो उसको बताया जाता है। इंड्यूसमेंट टू द कस्टमर फॉर परचेज, और उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है या फिर उसको प्रेरणा दी जाती है परचेज करने के लिए। अवेयर इन टारगेट मार्केट फर्म यूज एडवर्टाइजमेंट, यानी कि फर्म क्या क्या यूज़ करती है, एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ करती है, इंटरनेट यूज़ करती है, टेली मार्केटिंग, इवन पर्सनल सेलिंग यूज़ करती है। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं प्रोस्पेक्ट के अंदर, यानी कि आप कस्टमर को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइम बायर। उसके बाद आता है फर्स्ट टाइम बायर, वो पहली बार परचेज करता है। मान लीजिए आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, आपने प्रोस्पेक्ट किया, उसने बाय का डिसीजन ले लिया। देन कस्टमर क्या करेगा, अब सेकंड स्टेज पे एंटर करेगा जहाँ पर वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। एंड फर्म स्ट्रैटेजी शुड क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर टू रिपीट हीज परचेज। और जो आपकी जो फर्म है वो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए और बार बार में आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, रिपीट करे। नेक्स्ट है फिर आपका थर्ड पॉइंट आपका रिपीट बायर। अब जिसने फर्स्ट टाइम परचेज किया वो फर्म क्या चाहती है कि रिपीट करे। रिपीट बायर में क्या आएगा, कस्टमर रिपीट द परचेज आर सेटिस्फाइड विद देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ करंट ऑफर ऑफ द फर्म। यानी कि रिपीटेशन पे करे। अब कोई भी जो शॉपकीपर है या कोई भी जो मार्केट के अंदर शॉप कर रखी है, अगर आप जाते हो तो वो क्या करता है, आपको रिटेन करने की कोशिश करता है। आपने फर्स्ट टाइम अगर उससे परचेज किया तो वो चाहता है कि सेकंड टाइम भी आपसे ही परचेज करे। रिपीट बायर एंड कोर कस्टमर होते हैं जो कस्टमर लॉयल होते हैं या फिर जो स्विच नहीं होते हैं। यहाँ पर एक ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन होते हैं जो कि
कोर कस्टमर होते हैं जो कि अपने ब्रांड से स्विच नहीं होते हैं, किसी दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाते हैं। कोर कस्टमर ऑल्सो दोज हु डिपिक्ट कंपिटिटर प्रेफरेंस टू रिमेन विद कंपनी एंड प्रोडक्ट ब्रांड। द स्ट्रेटजी, देखिए आगे पढ़ाती हूँ मैं आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द स्ट्रेटजी स्कीम अडॉप्टेड रिटेन देयर कोर कस्टमर, जो कि रिटेन करके रखते हैं अपने कोर कस्टमर को, और कोर कस्टमर डायरेक्टली बियरिंग ऑन कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉन्ग सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होते हैं। देन आता है आपका 5th नंबर पे डिफेक्टर। डिफेक्टर कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते, उसके पीछे भी रीज़न होता है। पुअर सर्विसेज ऑफ कंपनी, रूड, डिस्करेज एंड इनडिफरेंट सेल पर्सोना, लेक ऑफ पर्सनल टच इन द कंपनी। कंपनी के जो लोग होते हैं वो पर्सनल टच नहीं रखते हैं कस्टमर के साथ, या फिर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, टाइमली उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करे, या फिर आफ्टर सेल सर्विस उनकी अच्छी नहीं है, तो वो उनको हम बोलते हैं डिफेक्टर्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाएँ और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।